हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। आज हम जानेंगे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो गैस्ट्रोइसोफेजियल दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला गैस्ट्रो और दूसरा एसोफेजियल। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और इसोफेजियल का मतलब होता है इसोफेगस या फूड पाइप, और रिफ्लेक्स का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो देखिए, इस डिजीज में हमको इतना पता चल रहा है कि स्टमक और फूड पाइप यानी कि हमारा इसोफेगस रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब किस चीज़ का मूवमेंट होता है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि स्टमक का एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या होता है कि रिपीटेड बैकफ्लो होता है। कहाँ पर, इसोफेगस पर। इसोफेगस क्या होता है, हमारे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में क्या होता है कि ये एक डिजीज कंडीशन है जिसमें HCl का बार बार बैकफ्लो होता है इसोफेगस की तरफ। और इसोफेगस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे माउथ से स्टमक को कनेक्ट करके रखता है। आइए आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए। देखिए, ये हमारा माउथ है और ये हमारा स्टमक है। ठीक है, तो हमारे माउथ से स्टमक को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट करके रखता है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। दोस्तों, अब जब भी हम खाना या पानी पीते हैं, जब भी हम फूड या ड्रिंक इनटेक करते हैं, तो ये हमारे इसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में आता है। जब यहाँ का एक डोर ओपन होता है, यहाँ पे एक डोर प्रेजेंट होता है यानी कि दरवाज़ा, और उस दरवाजे का नाम है लोअर इसोफेजियो स्पिंटर। ठीक है, इसे हम कार्डियक स्पिंटर भी बोलते हैं। कार्डियक स्पिंटर भी बोलते हैं। कार्डियक स्पिंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हमारा हार्ट लाई करता है और हार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं, जिसकी वजह से इसको हम कार्डियक स्पिंटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसी रीजन के पास हमारा हार्ट पाया जाता है। तो क्या होता है नॉर्मली कंडीशन में कि देखिए, मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा कार्डियक स्पिंचर है। ठीक है, कार्डियक स्पिंचर है। अब जब इसमें फूड आता है तो ये प्रेशर पड़ने की वजह से ये फूड नीचे की तरफ यानी कि हमारे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, स्टमक में आता है। ये एक तरफा खुलता है। ये जो डोर होता है, जैसे आपका घर का डोर कैसे होता है, एक तरफ एक साइड से खुलता है, तो उसी तरह जो हमारा इसोफेगस का डोर है यानी कि जो कार्डियक स्पिंटर है वो एक साइड से खुलता है, जैसे कि इस साइड से, यानी कि ऊपर से जब फूड आता है तो ये नीचे की तरफ खुलता है। पर इन द केस ऑफ GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसमें क्या होता है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ खुल जाता है, जिसकी वजह से हमारा एसिड हमारे इसोफेगस की तरफ आने लगता है, और साथ ही साथ कुछ फूड के कंटेंट भी हमारे इसोफेगस में आते हैं। अब जैसे कैसे खुलता है, देखिए आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए। जैसे कि ये देखिए, हमारे स्टमक में HCl है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्स हो रहा है किधर की तरफ, इसोफेगस की तरफ। रिफ्लेक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लोअर इसोफेजियो स्पिंचर है या कार्डियक स्पिंटर है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से जो इसका मसल्स होता है, जो इसको क्लोज करके रखता है प्रॉपर तरह से, कि सिर्फ एक साइड से खुले, ऊपर की साइड से, बट बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि ये नीचे साइड से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये खुद को प्रॉपर तरह से क्लोज नहीं कर पाता। दोस्तों, अब अगर ये क्लोज नहीं कर पाएगा खुद को, तो जितना भी एसिड है ये हमारे इसोफेगस की तरफ जाएगा और क्या कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस। इस इन्फ्लामेशन इसलिए कॉज करेगा क्योंकि जो हमारा स्टमक में एसिड होता है या HCl होता है वो एसिटिक नेचर का होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एसिटिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो हमारी इसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको ये रैप्चर करेगा, उसमें अल्सर का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी हमको आगे चल के देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम GERD भी कहते हैं। G का मतलब होता है गैस्ट्रो, E का मतलब होता है इसोफेगस, R का मतलब होता है रिफ्लेक्स, एंड D का मतलब होता है डिजीज। ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, एसिड रिफ्लेक्स। एसिड यानी कि HCl, ठीक है, और रिफ्लेक्स मतलब मूवमेंट, यानी कि इसमें HCl का मूवमेंट हो रहा है किधर की तरफ, हमारे इसोफेगस की तरफ। मेनली ये होता नहीं है, पर
GERD यानी कि हम डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो डिजीज कंडीशन में कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि ये किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या किसी इटोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा कार्डियक स्पिंटर है वो किसी डिजीज कंडीशन की वजह से यानी कि किसी इटोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से क्या होता है कि इसके जो मसल्स होते हैं वो अपना एबिलिटी खो देते हैं पूरी तरह से क्लोज होने का। पूरी तरह से जब अगर क्लोज होने का अपना एबिलिटी खो देंगे तो क्या होगा कि ये नीचे की तरफ से भी खुलने लगेगा। पहले तो ये ऊपर की तरफ से खुलता था, ऐसे ही ये खुलता था, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, देखिए पहले तो ये ऐसे खुलता था, बट अब क्या होगा डिजीज कंडीशन की वजह से कि ये नीचे की तरफ से भी खुलने लगेगा। और अगर नीचे की तरफ से खुलने लगेगा तो जितना भी इसमें फूड कंटेंट है, और मेनली तो HCl ही होता है, तो HCl क्या कॉज करेगा कि हमारे जो इसोफेगस हैं उसको ये डैमेज करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, इरिटेट करेगा लाइनिंग को इसोफेगस के, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उससे ही हम GERD कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसके हम कॉजेज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला कॉजेज़ है ईटल हर्निया। ईटल हर्निया में क्या होता है, ईटल हर्निया एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा टॉप का स्टमक होता है, यानी कि जो टॉप का पार्ट होता है, ये अपर पार्ट होता है, वो पुश हो जाता है। कहाँ पे पुश हो जाता है, एक होल की तरफ, मतलब कि जो डायफ्राम का होल होता है उसके तरफ पुश हो जाता है। अब कैसे होता है देखिए, ये जैसे हमारा डायफ्राम है, ठीक है, और इसमें एक पतला सा होल होता है, ठीक है, एक छोटा सा होल होता है जिससे हमारा इसोफेगस गुजर के हमारे स्टमक से कनेक्ट होता है। पर क्या होता है इन द ईटल हर्निया कि ये जैसे हमारा डायफ्राम है और जो ये होल है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है डिजीज कंडीशन की वजह से, किसी इटोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। तो क्या होता है कि अब तो ये बड़ा हो गया, तो क्या होता है कि जो अपर स्टमक का पार्ट है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, जो अपर स्टमक का पार्ट है वो भी इस होल से निकल जाता है, ऊपर की तरफ चल जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा कार्डियक स्पिंटर होता है, देखिए यहाँ जो कार्डियक स्पिंटर प्रेजेंट होता है वो प्रॉपर तरह से क्लोज नहीं होता है। और अगर जब प्रॉपर तरह से क्लोज नहीं हो पाएगा तो फिर वही कंडीशन देखने को मिलेगी कि एसिड का रिफ्लेक्स होगा, कहाँ की तरफ, हमारे इसोफेगस की तरफ। तो इसीलिए ईटल हर्निया भी एक कॉज है हमारे GERD का। और ये मेनली ईटल हर्निया किस में देखने को मिलती है, तो ओल्डर पर्सन में। जो ओल्डर पर्सन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ईटल हर्निया की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें GERD की समस्या या प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम प्रेगनेंसी को देखते हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी एक टेम्प्रोरी एसिड रिफ्लेक्स है। एसिड रिफ्लेक्स मतलब वही कि हमारे HCl का मूवमेंट होना हमारे इसोफेगस की तरफ, ये एक टेम्परेरी है। अब टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनका एब्डोमेन का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो एब्डोमेन कैविटी होती है उसी में हमारा यूट्रस होता है और उसी में फीटल होता है। तो अगर जब फीटल होगा उसमें, तो उसका प्रेशर जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाएगा फीटल के वेट की वजह से, और ये खुद को पुश करने लगता है। जो एब्डोमेन कैविटी है, जो एब्डोमेन है, हमारा स्टमक है, वो खुद को पुश करेगा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। और जब ये ऊपर पुश करेगा तो उसी तरह जो हमारा डायफ्राम की मसल्स है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, देखिए दम एज इट इज़ ईटल हर्निया की तरह होता है। जैसे ये होल है, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम है, और ये डायफ्राम के बीच में एक होल, सेंटर में एक होल पाया जाता है जिससे हमारा इसोफेगस आता है, मतलब कि स्टमक से कनेक्ट होता है। बट अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा हमारे स्टमक से तो ये होल का ये जो नैरो है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टमक का ऊपर का पार्ट चल जाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारा कार्डियक स्पिंटर है वो लॉस कर देगा अपना फंक्शन, क्योंकि वो ऊपर की तरफ चल गया है। और कार्डियक स्पिंटर को सपोर्ट करके कौन रखता है, डायफ्राम। अगर जब डायफ्राम ही से वो नहीं रहेगा, वो अटैच नहीं रहेगा, तो वो ऊपर चल जाएगा, और वो जिसका जो फंक्शन है ये किसका, हमारे कार्डियक स्पिंटर का, वो अपना फंक्शन लॉस कर देगा, जिसकी वजह से भी हमको क्या देखने को मिलेगा, GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स जैसे कि इंकरेज करते हैं हमारे कार्डियक स्पिंटर को रिलैक्स होने में। जो हमारा कार्डियक स्पिंटर है अगर रिलैक्स होगा तो वो क्लोज नहीं हो पाएगा, ओपन रह जाएगा, और जब ओपन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो एसिड है उसका रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ होने लगेगा, और जब ऊपर होगा तो वो हमारे इसोफेगस में इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। ओबेसिटी में भी क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमारा जो एब्डोमेन का प्रेशर रहता है सेम है, देखिए सब चीज़ में सेम है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। बाकी सारे केसेस में अगर जितने भी आप इसके कॉजेज देखें या रिस्क फैक्टर देखेंगे, सब में सेम कंडीशन होता है। क्योंकि अगर हमारे एब्डोमेन कैविटी का प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से ये किस चीज़ को इफेक्ट करेगा, हमारे कार्डियक स्पिंटर को। और अगर कार्डियक स्पिंटर पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा तो क्या कॉज कर सकता है, ये GERD की प्रॉब्लम यानी कि डिजीज कॉज कर सकता है। तो इसमें भी क्या होता है कि ओबेसिटी में हमारा जो एब्डोमेन का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कार्डियक स्पिंटर है वो उसका मसल वीकनेस हो जाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एसिड होता है वो इसोफेगस की तरफ ऊपर जाने लगता है। साथ ही साथ ये ओबिसिटी क्या कॉज कर सकता है, ईटल हर्निया। ईटल हर्निया कैसे कॉज करेगा, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये जो डायफ्राम के मसल्स हैं, जैसे ये डायफ्राम के जो एक होल है उसको ये वीक कर देगा, जिसकी वजह से स्टमक हमारा ऊपर, जो स्टमक का टॉप पार्ट है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। आइए अब इसके अगले कॉजेज़ को देखते हैं। तो स्मोकिंग में क्या होता है कि जो हमारा कार्डियक स्पिंटर है उसको ये रिलैक्स कर देता है। अब रिलैक्स कर देगा तो ये ओपन ही रहेगा, और ओपन रहेगा तो जाहिर सी बात है एसिड जाएगा। और साथ ही साथ स्मोकिंग क्या ट्रिगर करता है कि कफ, अगर बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सेसिव कफ कर रहे हैं, खांस रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा कार्डियक स्पिंटर है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होगा तो फिर वही कॉज क्या करेगा, एसिड का मूवमेंट ऊपर की तरफ आने लगेगा, और जब एसिड का मूवमेंट ऊपर आएगा तो GERD ही होगा। बस अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, और एक बार में आपको क्लियर हो जाएगी कि आप कभी भूलिएगा नहीं। और साथ ही साथ जो स्मोकिंग होता है वो क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। किस चीज़ को स्लो डाउन कर देता है, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को। और अगर डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, स्टमक में मोर एसिड प्रोड्यूस होगा, और बहुत ज़्यादा अगर एसिड प्रोड्यूस होगा, सोचिए अगर एसिड का कंसनट्रेशन हाई रहेगा तो ये और ज़्यादा घातक हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। किस चीज़ के लिए, हमारे इसोफेगस के लिए। क्योंकि अगर देखिए, अगर एसिड बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए इसका pH 1 रहे या 1 से लेकर 2 pH रहे, तो ये क्या कॉज कर सकता है, ये हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसोफेगस की उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, और जिसकी वजह से हमें आगे चलकर इसोफेगस की कैंसर भी होने की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं GERD की वजह से, जिसको हम नीचे कॉम्प्लिकेशन में पढ़ेंगे। अगला है मेडिसिन। कुछ ऐसे सर्टेन मेडिसिन भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, GERD को कॉज करते हैं, जैसे कि बेंजोडाइजापिन्स। ये एक सेडेटिव क्लास का ड्रग्स है जो क्या करता है, नींद दिलाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर इसका एक्सेसिव यूज़ किया जाए, या अगर थोड़े अमाउंट में भी यूज़ किया जाए, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है कि ये GERD कॉज कर सकता है, GERD कॉज कर सकता है। साथ ही साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि ट्रीटमेंट लिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है, तो वो भी कॉज क्या कर सकता है, वो भी GERD कॉज कर सकता है। साथ ही साथ NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंट्राफेटिव ड्रग्स, ये भी क्या कॉज कर सकता है, ये भी कॉज कर सकता है हमारे GERD कॉज कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारे ये सारे ड्रग्स क्या करेंगे, HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, और अगर HCl का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे स्टमक में जो कार्डियक स्पिंटर है वो क्या करेगा, डैमेज कॉज करेगा, और जब कार्डियक स्पिंटर डैमेज कॉज करेगा तो वो प्रॉपर तरह से क्लोज नहीं हो पाएगा, और जब क्लोज नहीं हो पाएगा तो ओपन रह जाएगा, और ओपन रह जाएगा तो क्या होगा कि वो एसिड का मूवमेंट होगा, और किधर की तरफ होगा, तो हमारे इसोफेगस की तरफ होगा, और जो कि हमें GERD की समस्या यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे दोस्तों, तो साइन एंड सिम्टम्स, पहला बैक वॉश क्या होता है कि जब भी हम खाना या पानी अगर हम इनटेक करते हैं या खाते हैं तो वो क्या होगा कि कुछ देर बाद हमारे माउथ के द्वारा वो फिर से, एक होता है ना कि जैसे वोमिटिंग जैसा, तो वोमिटिंग जैसा वो फिर से हमारे, अगर हम खाए हैं तो वो फिर से, अगर हम खा रहे हैं इसोफेगस की तरफ तो वो फिर से बैकफ्लो होने लगेगा, और बैकफ्लो होगा तो ऊपर की तरफ, तो उसे ही बैक वॉश करते हैं, यानी कि दोबारा से हमारे स्टमक से हमारे माउथ के द्वारा बाहर निकल जाना। बर्निंग फीलिंग, अब बर्निंग फीलिंग क्यों होगा, क्योंकि इसोफेगस का जो मेम्ब्रेन है या टिश्यू है वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न हो जाएगा, क्योंकि जो HCl है वो एसिड नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, किसकी, हमारी जो इसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन वो जल जाएगी, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसर फील होगा। और साथ ही साथ इसे हम चेस्ट बर्न भी कहते हैं। क्यों चेस्ट बर्न करते हैं, क्योंकि जो हमारा इसोफेगस है वो हमारा कहाँ लाई करता है, चेस्ट के पास, या थोरेसिक कैविटी के पास लाई करता है, चेस्ट के पास लाई करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है या चेस्ट के पास बर्न हो रहा है। अब चेस्ट पेन वही सेम मैकेनिज्म है, क्योंकि जो हमारा इसोफेगस होता है वो कहाँ लाई करता है, हमारे चेस्ट के पास लाई करता है, हमारे थोरेसिक कैविटी में लाई करता है, इसीलिए हमें लगता है, ऐसा महसूस होता है कि चेस्ट पेन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर बहुत ज़्यादा हमारी टिश्यू जल जाएगी और वो ज़्यादा बर्न हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या, वहाँ डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन ट्रिगर होगा, जो वहाँ के नर्व्स रहेंगे वो सिग्नल करेंगे हमारे ब्रेन को, और वहाँ पे हमें दर्द का महसूस होगा। नोजिया वोमिटिंग क्या होगा, वही जो बहुत ज़्यादा एसिड का बैकफ्लो होने लगेगा हमारी माउथ की तरफ, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि बैक वॉश, यानी कि जब भी हमें जैसा घबराहट जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे स्टमक से
जितना भी हम खाए हैं या हमारा एसिड है वो हमारे माउथ के द्वारा बाहर वोमिटिंग के द्वारा एक्सक्रीट होने वाला है। एपिटाइट, एपिटाइट क्यों होगा दोस्तों? एपिटाइट का मतलब होता है कि भूख लगना। अब देखिए बहुत ज़्यादा जल्दी अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है हमारे जो स्टमक है उसमें क्या हो रहा है? एक्सेसिव HCl प्रोड्यूस हो रहा है। अब HCl का मात्रा या उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रहेगा तो ये क्या करेगा? बहुत जल्दी हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा, और जब अगर हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा तो स्टमक एम्प्टी रहेगा, खाली हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें हमारे जो ब्रेन की सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचेगा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और हमें खाना होगा, मतलब बार बार हमें भूख लगती जाएगी। सोल थ्रोट क्यों होगा? क्योंकि जब एसिड अराइज होगा हमारे थ्रोट के पास, जैसे हमारे इसोफेगस से वो थ्रोट के पास आएगा तो उसको क्या करेगा कि उसको इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, और इन्फ्लामेशन ही क्या होता है? सोल थ्रोट, यानी कि वहाँ पे अल्सर कॉज करेगा। जो हमारी थ्रोट है उसमें अल्सर कॉज कर सकता है। साथ ही साथ ये अस्थमा कॉज करेगा। अस्थमा कैसे कॉज करेगा? जैसे कि हमारा ये इसोफेगस है, ठीक है, और इसोफेगस के बगल में ये हमारा इसोफेगस है, फूड पाइप, और ये हमारा विंड पाइप, ठीक है। अब यहाँ से HCl ये बैक वॉश हो रहा है, बैक वॉश हो रहा है मतलब कि हमारे माउथ के तरफ आया तो कुछ कंटेंट, कुछ एसिड के पार्ट्स या कुछ कंटेंट ये क्या करेंगे? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें अस्थमा यानी कि हमारा जो क्रोनिक कफ है, क्रोनिक कफ होने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाएगा। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें अस्थमा की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। अब आइए दोस्तों, हम तो डिजीज़ देख लिए अच्छी तरह से, इसके कॉजेज़ भी देख लिए, इसके डिफिनेशन को भी देख लिए, साथ ही साथ इसके हम साइन एंड सिम्टम्स को भी देख लिए। अब इसके हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखते हैं कि अगर GERD किसी पेशेंट को हो गई तो वो कैसे अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकता है, या क्या क्या डॉक्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसोफेगस ग्राम, इसमें क्या करते हैं? ये एक्सरे है जिसमें हम इसोफेगस का एक एक्सरे करवाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक चौक लाइक लिक्विड हम ब्रिलियम, जिसको हम ब्रिलियम बोलते हैं, उसको पेशेंट को दे दिया जाता है पीने के लिए, वो पी लेता है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन होता है, जहाँ जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे ये ब्रियम क्या होता है कि वहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से हमें साफ पता चल जाता है, मतलब हमें दिखने लगता है हमारे एक्सरे में कि कहाँ कहाँ पे डैमेज हुआ है, यानी कि कहाँ कहाँ पे अल्सर का या इन्फ्लामेशन का फॉर्मेशन हुआ है इसोफेगस के अंदर। अपर इंडोस्कोपी इसलिए करेंगे क्योंकि एक कैमरा के थ्रू विजुअलाइजेशन करेंगे हम किस चीज़ का? इसका हमारे जो इसोफेगस हैं उसका हम विजुअलाइजेशन करेंगे कैमरा के द्वारा, कि हम देखेंगे कि कहाँ के इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हुआ है, अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है। उसको देखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? अपर एंडोस्कोपी। साथ ही साथ हम इसोफेगस मैनोमेट्री भी करेंगे। इसमें हम क्या असिस्ट करेंगे? इसमें हम टेस्ट करेंगे कि मेजरमेंट करेंगे कि मसल्स का मूवमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। किस चीज़ का मसल मूवमेंट? इसोफेगस का। जो इसोफेगस है वो प्रॉपर तरह से अपना फंक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसका मसल फंक्शन या मसल एबिलिटी लॉस हो गया है, कितना तरह से वो डैमेज है, उसको भी हम डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसोफेगस मैनोमेट्री कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एंटासिड क्या करेगा? जैसे हमने ऊपर एक डिजीज डिस्कस किया था कि ये हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हम पीएच को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जैसे पीएच डिक्रीज हो गया है, ठीक है, पीएच डिक्रीज हो गया है 1 पीएच टू 2 पीएच हो गया है, तो उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करने के लिए हम जैसे कि 3-4 पीएच करने के लिए हम एंटासिड दे सकते हैं, जो कि हमारे पीएच को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि हमारे जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और एल्कलाइन बनाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं, H2 ब्लॉकर दे सकते हैं, जो कि क्या रिड्यूस करेगा? जो HCl का सिक्रीशन हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से अगर HCl का सिक्रीशन रिड्यूस होगा तो ये हमारे जो कार्डियक स्पिंटर है उसको ये हार्म जो है वो बहुत कम कॉज करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो डिजीज कंडीशन है वो बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दे सकते हैं। ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर GERD में अगर सबसे ज़्यादा फर्स्ट लाइन ड्रग है जो यूज़ किया जाता है GERD में, तो वो होता है पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एग्जाम्पल है, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये भी क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड ब्लॉकर होता है, यानी कि जो HCl का प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये डिक्रीज कर देगा, और जब HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो जो हमारे इसोफेगस है, जो हमारा कार्डियक स्पिंटर है, उसको ये हार्म कॉज कम करेगा। अगर ये हार्म कम होगा तो जिसकी वजह से हमारी जो डिजीज कंडीशन है बहुत ज़्यादा रिकवर होगी। 99% ये इफेक्टिव होता है किस चीज़ में? एसिड रिफ्लेक्स या GERD में। अब आइए दोस्तों, हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन को देखते हैं, जो कि अगर हम GERD की अगर ट्रीटमेंट हम नहीं लेते हैं टाइम पर, या हम इसको
पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले एसोफेजियल स्टाइटिस, यानी कि इसमें क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा। किस चीज़ में? हमारे इसोफेगस की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि इसोफेगस कैंसर हो जाएगा। और बहुत लंबे समय तक क्रोनिक इन्फ्लामेशन डेवलप्ड रहा हमारे इसोफेगस में तो वो क्या लीड कर सकता है? वो कैंसर लीड कर सकता है। साथ ही साथ अस्थमा। अस्थमा कब होगा? जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कॉजेज में कि अगर कुछ पार्टिकल्स या एसिड के कुछ पार्टिकल्स या फूड के कुछ पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस जाएँ, हमारे इंटर कर जाएँ, तो वो हमें अस्थमा कॉज कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके सिक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है उसको अस्थमा के भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो आज का लेक्चर था गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ पर आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। और अगर हुआ होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि आपके ही प्यार से हमारा नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल है। अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो फिर हमारा नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।